हो रही आज तिल तिल हवन हवन जिंदगी, हो रही आज तिल तिल हवन जिंदगी, एक पलड़े में दुख एक पलड़े में सुख, कर रही हर समय संतुलन जिंदगी। इस तरह से पूरी मुकम्मल गज़ल है हिंदी की हर जुल्म के। ये 70 के आसपास की रचना है। अब तो हर जुल्म के सांचे में ही ढलना होगा, हमको तो बस इसी माहौल में पलना होगा। रेत है गर्म यहाँ आग के अंगारे हैं, हमको हर हाल में इस रेत पे चलना होगा। वाह। जिंदगी मोम के मानिंद अगर कोमल है तो फिर तो इस मोम को इस आग में गलना होगा, फिर तो इस मोम को इस आग में गलना होगा। इसलिए बन के फौलाद हर एक हाल से लोहा लेकर, कैदे आजादी से अब तुमको निकलना दूंगा। नमस्कार छपरा, स्वागत है आपका हमारे चैनल बोलेगा बिहार में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर रविवार को आपके सामने प्रस्तुत होते हैं और छपरा की किसी जानी मानी हस्ती से आपको मिलवाते हैं। इसी कड़ी में आज हम आ गए हैं छपरा के जाने माने साहित्यकार शंभू जी के यहाँ। जी हाँ, आप अगर छपरा में किसी से भी इनके बारे में पूछिएगा तो ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अगर आप साहित्य के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति से छपरा के जाने माने साहित्यकारों का नाम पूछेंगे तो उसमें शंभू जी का नाम सबसे ऊपर आता है। तो आइए आज हम मिलते हैं अपने आज के अतिथि शंभू दक्ष निरंजन जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सर चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय दें। जी, मैं दक्ष निरंजन शंभू, पेशे से मैं हस्तलिपि और मंगूल छाप विशेषज्ञ हूँ, जो छपरा में प्रैक्टिस करता हूँ। और साहित्यिक रूप में छपरा के लोग या बाहर भी लोग मुझे जानते हैं। हिंदी, उर्दू, भोजपुरी तीनों ही भाषाओं में मैं लिखता रहा हूँ जी। और इस रूप में मुझे जानते हैं लोग। और पूरा नाम मेरा दक्ष निरंजन शंभू हुआ। और इसके आगे और क्या मैं परिचय दूं? मेरा परिचय तो लगभग लोग जानते हैं यहाँ। बिल्कुल, और आपके नाम से भी आपकी जो क्वालिटी है वो पूरी झलक रही है। शंभू दक्ष निरंजन यानी दक्ष, यानी जो अपनी किसी भी कला में पूरी तरीके से निपुण हो, दक्ष हो। तो और इस बात की तो बिल्कुल भी शंका ही नहीं है, शंका ही नहीं है कि आप अपने कवि के या साहित्य के क्षेत्र में आप दक्ष ना हो। ऐसा कहने वाला कोई शख्स मुझे लगता है कि छपरा में है ही नहीं। सर, आपका जो ये क्षेत्र है साहित्य का, उसके प्रति आपका जो रुझान है वो किस प्रकार हुआ? देखिए, जब से मैंने होश संभाला मेरे परिवार में साहित्यिक माहौल था। जी। यूं तो मेरे परिवार में मेरे दादा के दादा देव नारायण देव फारसी और उर्दू के बहुत मशहूर शायर थे अपने ज़माने के। मेरे दादा श्याम किशोर श्याम उर्दू के बहुत ही मशहूर शायर थे। और मेरे पिताजी श्री स्वर्गीय मणिशंकर श्रीवास्तव जी अपने समय के प्रसिद्ध कवि हिंदी के और समीक्षक भी थे। मेरी बुआ शैलजा कुमारी श्रीवास्तव वो भी कवयित्री थी। और मेरा ननिहाल भी जो हुआ वह भी साहित्यिक परिवार में ही है। मेरे नाना के पिता दामोदर सहाय सिंह कवि किंकर, संधि संदेश के रचयिता। मेरे नाना पांडे जगन्नाथ प्रसाद सिंह, मेरे मामा जिनसे आप यहाँ के लोग बहुत लोग परिचित भी हैं, पांडे कपिल जी जी। तो इस तरह से मेरा जो कहिए कि मैंने होश संभाला तो साहित्यिक माहौल में ही संभाला। और आप इससे अंदाज कर लीजिए कि मेरे दरवाजे पर जो 200 बरस पुराना मकान, उसके दरवाजे पर लिखा हुआ है कि जो आए द्वार पर मेहमान कोई, मिस्ल ईश्वर है, ठहरिए शौक से आए मेहरबाई आपका घर। वाह। तो आप अंदाज इससे कर सकती हैं कि कैसा माहौल रहा होगा। तो हम लोग बचपन से खेल भी जो खेलते थे उसमें भी साहित्यिक बातें होती थी। आपस में हम 6 भाई हैं, जिसमें से हमारे भाइयों को मैं बता दूं कि एक नाम तो बहुत मशहूर है जो मुझसे छोटे हैं, सुनील कुमार तंग इनायतपुरी। जी जी। और
उसके बाद राधिका रंजन सुशील, सुधीर प्रिय रंजन जी, राकेश रंजन रणधीर, साकेत रंजन प्रवीर, ये सब नाम किसी न किसी क्षेत्र में साहित्य के बहुत ही मशहूर नाम रहे हैं, चाहे उर्दू में चाहे हिंदी में। और हम लोग खेल खेलते थे तो तरह मिश्रा दे दिया करते थे। खेल में भी घर पर हम लोग तरह मिश्रा दे देते थे, सबको समस्या पूर्ति करनी है। तो इस तरह साहित्यिक माहौल हमारे यहाँ बहुत पहले से रहा, बचपन से रहा, और उसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा। मतलब एक तरफ से कहें हम कि आपको ये चीज जो साहित्य है आपके जीवन में, वो आपके परिवार और यूं कहें तो आपके घराने की ही देन है। हाँ, आपको विरासत में मिली। विरासत में मिली जी, ये विरासत। तो एक चीज मुझे और बताइए सर कि जैसा कि अभी आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया हमें कि आप एक हैंड राइटिंग एक्सपर्ट और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी हैं, तो आपने साहित्य में ही अपना जो करियर भविष्य था उसको क्यों नहीं सुनिश्चित किया? आप थोड़ा सा लीक से हटके हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के क्षेत्र में चले गए, तो इसके पीछे क्या वजह थी? देखिए, मेरा स्वभाव कुछ रहा है खोजी होने का जी, तो यह स्वभाव इसके भीतर भी शामिल है कि साहित्य में भी मैं कुछ नई नई चीजें लिखने का शौक रखता गया। और जैसे मैंने, अब तो बहुत लोग प्रयोग कर रहे हैं, साहित्य में भी मैंने प्रयोग किया। शुरू में मैंने ही प्रयोग करना शुरू किया था कि गोदान के पात्रों को उठा करके साहित्य के भीतर ले आना जी, जैसे गोबर और होरी, धनिया, इस सब का इस्तेमाल मैंने कविताओं में, गीतों में बहुत पहले किया था। यह 70-70 के आसपास की बात रही होगी जी। उसी तरह से उसी सिलसिले में यह मेरा प्रोफेशन भी था। इसमें एक चीज थी कि नई चीज थी सामने सबों के, और मेरा एक रुझान हुआ कि चूंकि मेरे पिताजी उससे जुड़े हुए थे जी जी, तो इसलिए बचपन से इसके तरफ भी मेरा रुझान था, इसलिए मैंने इसको एडॉप्ट किया। और जहाँ खोजी होने की बात है, मुझे एक ये वाकया याद आता है कि जिन दिनों भोजपुरी में गज़लें लिखी जा रही थी जी, तो भोजपुरी में भी गज़ल एक आध लोग लिखते थे। मुझे याद है मैं पटना में था मामा पांडे कपिल के यहाँ, तो उन दिनों मैं स्टूडेंट था, सोया हुआ था, हम लोगों की कोई गिनती उस समय नहीं थी। तो उनके यहाँ गोष्ठी हो रही थी। गोष्ठी के सिलसिले में जिसमें रुद्र जी, ब्रजकिशोर नारायण, गोपी वल्लभ सहाय, सत्यनारायण जी, ऐसे ही लोग उसमें उपस्थित थे। तो बात चल रही थी, उसमें कहा कि भोजपुरी का मिजाज गजल के लायक नहीं है। मैं वहाँ सोया हुआ था, मैं सुन रहा था, मैं उर्दू का भी स्टूडेंट रह चुका हूँ जी, तो इसलिए ये बात मुझे कुछ खल गई और मैंने कहा कि क्यों भाषा आड़े कैसे आ जाएगी बीच में, कवि के बीच में आड़े कैसे आ जाएगी कविता लिखने में। तो मैंने गजल की कुछ पंक्तियां वहां लिख करके उन लोगों को से कहा कि साहब आप लोग सुनिए, क्या गजल उर्दू गजल से जरा भी ये पीछे है, जिसका एक शेर मुझे आज भी याद है। सर, तो हम चाहेंगे कि वो शेर आप जो भोजपुरी वाली जो गजल की शेर है उसको एक बार सुनाएं सर। वह शेर हमको आज भी याद है कि कहा कि आंख में बैठाई कैसे पाहुन के, कहा कि आंख में बैठाई कैसे पाहुन के, जे घर टपक रहल वो हमें बड़ा गजन हुई। यह शेर मैंने कहा था उस गजल में जी। पूरी गजल तो मुझे अब याद नहीं है, लेकिन यह शेर मुझे खास तौर से बहुत पसंद था मुझे, और बाकी लोगों ने इसे पसंद किया था, तो इसलिए अब भी मुझे याद है। और वहीं से भोजपुरी में लिखना मैंने प्रारंभ किया जी। मैं भोजपुरी में भी लिखने लगा था। तो ये बहुत बड़ी बात है एक साहित्यकार के लिए कि साहित्यकार जिस तरीके से, जैसे आमतौर पर अगर हम देखें साहित्यकारों को, तो हिंदी या उर्दू को ही अपनी भाषा का जरिया बनाते हैं, अपनी कविताओं का जरिया बनाते हैं। उसमें आपने जो भोजपुरी का समागम किया है तो वो एक विचित्र रूप लेता है। जैसे कि हम कहते हैं कि कलाकार हो, चित्रकार हो या साहित्यकार हो, उसको अपनी लेखनी में, अपनी कलम में हमेशा परिवर्तन करते रहना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि समय भी परिवर्तन समय का ही नियम है।
और लोग भी क्रिएटिविटी काफ़ी पसंद करते हैं। तो आपने जैसा बताया कि 70 के दशक में भी आप उस समय भी अपनी रचनाओं में, कृतियों में इस तरीके के प्रयोग किया करते रहते थे, जैसा कि आपने उससे जुड़ा हुआ एक शेर भी सुनाया हमें। एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगी कि आमतौर पे बहुत कम ही लोग जानते हैं कि हिंदी में शब्दों की पकड़ भी कितनी ज़रूरी होती है। आजकल तो काफ़ी बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वहाँ पे इस चीज़ को लेकर अब तो वर्कशॉप्स चलाए जा रहे हैं, क्योंकि स्कूल में टीचिंग समय उतनी डीपली चीज़ें हमें नहीं बताई जाती कि दंतश को स बोलना है, तलाबिश को श बोलना है। तो आप लोगों के समय इस चीज़ को लेकर क्या रुख था? देखिए, हम लोगों के समय में वर्तनी जिसे कहते हैं जी, यह प्रारंभ से ही बताई जाती थी। जैसा कि शब्द उस अक्षर का की पहचान जो है दंत स, जो दांत के सहारे बोली जाए जी, वह दंत स है। जो मूर्धा से बोली जाए, थालू में सटा करके मूर्धा से बोली जाए, जो मूर्धा से बोली जाए उसको मूर्धन्य श कहते हैं। और जो तालु से बोली जाए जी, उसे, उस बोली को, मैंने उसे शब्द को, उस वर्ण को वो तालव्य श कहते हैं। तो जिससे उस शब्द, इसलिए उसका नामकरण ही उसी हिसाब से है जी। तो यह पहचान उस समय हम लोगों को था कि साहब अगर यह कोई उस तरह का उच्चारण नहीं कर पाता था तो यह एक ड्रॉबैक माना जाता था जी। इसलिए अब उस समय, जैसे अब आज देखिएगा बहुत लोग बोलते हैं ज की जगह पर ज बोल दिया, ज की जगह पर ज बोल दिया। जी, जी। मुझे याद है कि मेरे दादाजी बैठे हुए थे तो किसी बात के सिलसिले में उसने कहा कि तुमने गलत को भी गलत बोल दिया। उन्होंने कहा, बहुत कम ही लोग इसका फर्क समझ सकते तो हैं। गलत बोल दिया था तो उन्होंने कहा कि तुमने गलत को भी गलत बोल दिया। तो इस तरह एक अंकुश, यूं कह सकते हैं कि अंकुश था कि किसी तरह से कि आदमी सही बोले, उच्चारण सही हो। और छोटे छोटे बच्चा क्लास से लेकर के ही जो हम लोग के गुरुजी लोग पढ़ाते थे तो इस पर ध्यान दिया जाता था जी, कि उच्चारण क्या हो रहा है। अब आज के ज़माने में तो खैर बात ही सब बदल गई हो। अब वो उस समय हम लोग जब पढ़ते थे तो बोला अगर कह दिया तो बोला के साथ ने चिन्ह नहीं लगेगा कर्ता का। जब कहा होगा तो ने लगाया जाएगा। लेकिन आज तो मैंने बोला बोल दिया जाता है। अगर उस ज़माने में, हमारे ज़माने में अगर मैंने बोला लिख दिया गया तो मार्क्स में 0 बैठा दिया जाता है, कितना बढ़िया लिखे हो। लेकिन तो यह सब चीज़ें थी जो अब धीरे धीरे समाप्त होती चली जा रही हैं। यही था हम लोग। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहूँगी आपसे कि हर व्यक्ति का अपना नज़रिया है समाज को, दुनिया को देखने का। एक साहित्यकार अपने समाज और अपनी दुनिया को किस नज़रिए से देखता है? देखिए, हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है जी। अब जो साहित्यकार है वह किस रूप से किसको देखता है यह तो उसके ऊपर निर्भर करता है। एक ही चीज़ है, सूर्योदय हुआ, एक ने देखा तो उसने कहा कि सूर्योदय हो गया, अब हल चलाने का वक्त हो गया है। दूसरा देख रहा है तो कहता है कि सूर्योदय हो गया, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आग का गोला, अब एक कहीं न कहीं से आग का गोला निकल के आसमान में आ गया। दूसरा देखता है, कहता है कि हाँ, एक सोने की टिकुली आसमान पर उठा ने साट ली है। तो यह नज़रिया हर आदमी का अलग अलग है, वह अपने अनुसार उसकी सोच होती है। साहित्यकार के साथ भी वही है, चूँकि साहित्यकार भी आदमी है, बिल्कुल। वह भी जिस पेशे से, जिस रूप से जुड़ा हुआ रहता है उस हिसाब से देखता है। एक जो जनवादी विचारधारा के लोग हैं वो अगर चंद्रमा को देखते हैं तो कहते हैं कि किसी ने सुनी नज़र से पूछा कि चांद क्या है तो ये बताया गगन के चेहरे पे कोढ़ जैसा सफ़ेद घेरा है रोशनी में। और वहीं दूसरा जब देखता है
तो उसको लगता है कि साहब उसका दूसरा स्वरूप देखता है। बिल्कुल। तो हर साहित्यकार का अपनी एक सोच है, उसके अनुसार वह देखता है उसी चीज को, और उसी की संप्रेषणीयता उसी हिसाब से होती है। यही एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी कि आमतौर पे जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि कविताएं जो है वो एक जंग हो या मोहब्बत हो या प्यार हो या मतलब कोई भी तरीका हो, कोई भी मसला रहा हो, वहाँ पे कविताएं बड़ी अपनी अहम भूमिका निभाती रही हैं। जैसे कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम की ही बात ले लीजिए, उस समय भी कवियों ने अपनी लेखनी का इस प्रकार प्रयोग किया कि लोगों के मन में राष्ट्रवाद की प्रेरणा भर दी। तो ऐसा क्या जादू है कलम में, ऐसी क्या जादू है साहित्य में, ऐसी क्या जादू है उन कविताओं में कि लोग वो सीधा लोगों के दिलों को कनेक्ट करती हैं? देखिए, बहुत बड़ी बात आपने पूछ दी है। भाषा और साहित्य, इसमें वह जादू तो निश्चित रूप से है कि कहते हैं कि एक मेरे पिताजी की कविता है साहित्य शीर्षक से जी, उसमें ये पंक्तियां आई हैं कि मृगों का दौड़ना नदियों का बहना रोक देता है, ये बल है गीत का, ये शक्ति है कवियों के वाणी की। तो कविता के भीतर, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि लोगों पर कविता का असर बहुत जल्दी होता है और वह बहुत दिनों तक याद रहता है। ऐसे आमतौर पर कोई बात कर देंगे, और यही प्रभाव हुआ कि यहाँ के नेताओं ने, जो औद्योगिक क्रांति हुई तो नेताओं ने इसको एडॉप्ट किया कि अगर इस बात को हम कविता में कहेंगे तो लोगों पर प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने ब्लैंक वर्स को लिया, जिसको हमने नकल करके मुक्त छंद ले लिया। और उसके बाद जब कुछ और ज्यादा नेता लोग पैदा हुए, उनके बूते की वह भी बात नहीं रह गई, तो उन्होंने कहा कुछ खास जुमला जो याद रह सके ऐसा मिला करके अगर कह दिया जाएगा, तो उन्होंने फ्री वर्स ले लिया, फ्री फ्रॉम वर्स, छंद मुक्त, उसमें छंद ही नहीं है, वह मुक्त हो गया। तो इसकी नतीजा ये हुआ कि इसका कि लोग जो हैं वो उसको एडॉप्ट करते चले गए। लोगों पर प्रभाव कविता का बहुत ज्यादा पड़ता है और वह याद बहुत दिनों तक रहता है, क्योंकि आदमी का स्वभाव कुछ ऐसा है कि वह कलात्मक, वह हृदय से कला प्रिय होता है, हृदय से ही वह कला प्रिय होता है। और यही वजह है कि एक अनपढ़ भी अगर रामचरितमानस को पढ़ता है तो वो अपने हिसाब से उसका उपयोग करता है, और पढ़ा लिखा तो करता ही है, अनपढ़ भी करता है, कहता है कि वही है सोई राम रचिरा का। बिल्कुल, वो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग वो करता है। तो संगीत और साहित्य यह प्रकृति की तरफ से आदमी को पैदाइश मिलना, और वो चीज जो है वो जो डेवलप कर लेता है तो वह कविता के माध्यम से अपनी बात भी कह लेता है। जो नहीं डेवलप करता है तो वो कम से कम उस चीज के प्रति प्रभावित जरूर होता है। कविता व्यक्तिगत होकर के लोगों के बीच जाती है तो वह समष्टिगत हो जाती है, और जब समष्टिगत हो जाती है तो हर व्यक्ति अपना स्वरूप उसमें जब देखने लगता है, उसे लगता है कि यह तो मेरी बात कही गई है, तो पुनः कविता व्यक्तिगत हो जाती है। और जब तो पुनः व्यक्तिगत हो जाती है तो वह कविता सार्थक हो जाती है, और वही कविता सही, उसको मैं मानता हूं कि उसकी अभिव्यक्ति उस समय वह तभी सही होती है जब पुनः वह व्यक्तिगत हो जाए, लोगों के हृदय तक पहुंच जाए। बिल्कुल सही बात कही सर आपने कि कविता को व्यक्तिगत से समष्टिगत होने में देर नहीं लगती। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो आवाज थी, आपकी जो वाणी थी, आपकी जो बातें थी, आपकी जो कविताएं थी, वो हमारे दर्शकों तक भी जरूर पहुंची होंगी, उनके दिलों को जरूर छुआ होगा। और इसी क्रम में छपरा, हम आपसे फिर मिलेंगे अपने एक अलग सेशन में, एक अगले सेशन में, जिसमें हम मिलेंगे एक नए साहित्यकार से। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, देखते रहिए बोलेगा बिहार।